नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है उपचुनाव की, क्योंकि उपचुनाव को आमतौर पर चुनाव से पहले का वार्म अप कहा जाता है। यही उपचुनाव बताते हैं कि जनता का मिजाज इस वक्त है क्या, और जनता के इसी मिजाज को भांपने के लिए तमाम पार्टियों की ओर से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। यूं कह लीजिए कि हाथरस कांड में विपक्ष की मौजूदगी भी इस बार उसी की एक ये कह लीजिए कि नजीर के तौर पर पेश करते हुए नजर आई। ये उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, उनका ये पूरा आक्रामक व्यवहार, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब है। लेकिन ये उपचुनाव जो कि इस वक्त जनता का मिजाज क्या है ये बताएंगे। ये वार्म अप भी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और ये एक अग्नि परीक्षा जैसा भी है तमाम पार्टियों के लिए। इस वक्त करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी की बात करते हैं, 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, वो ऐसी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी ने उस सीट पर कब्जा किया तो समाजवादी पार्टी को पीछे करने में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अगर अपने इस अंक तालिका में नंबर ऊपर कर लिए तो बीजेपी के लिए फजीयत हो जाएगी, जैसे पिछली बार उपचुनाव में हुआ था। इसलिए बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अब बात करते हैं कांग्रेस की, बसपा की, आरएलडी की। आरएलडी ने ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं बसपा कह रही कि हम भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसको हल्के में ना लिया जाए। वो चुनाव में पार्टिसिपेट करके अपने भविष्य को उजागर और करने की कोशिश में लगी हुई है। तो उपचुनाव में किसकी जय जय होगी, ये बड़ा सवाल है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है और अब तक क्या क्या हुआ है। तो यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी, और ये ताकत झोंकी जा रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। तारीख 3 तारीख को जनता फैसला करेगी इन 7 सीटों को लेकर जहां पर उपचुनाव होना है, कि जनता इस वक्त क्या सोच रही है, किसकी हवा चल रही है, किस पर जनता भरोसा कर रही है, किसका फॉर्मूला कामयाब होगा, किसके मुद्दों में जनता को दम नजर आ रहा है, किसकी भावनाएं ज्यादा पाक साफ नजर आ रही हैं। बीजेपी में सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम नहीं सामने किए। सपा, बसपा, कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है इस उपचुनाव में। 2022 से पहले आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है, और आप भी चुनाव में भले ही ना हो लेकिन अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में दर्ज करा रही है। बसपा भी यूपी उपचुनाव में ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी उपचुनाव में राजनीतिक कसरत लगातार कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी भी लगातार पूरी जोर आजमाइश के साथ लगी है पटखनी देने के लिए बीजेपी को। यूपी उपचुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है, और सीएम योगी लगातार वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। इसी वर्चुअल संवाद के साथ सीएम योगी अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और आपको याद भी होगा इसी संवाद में उन्होंने ये कहा कि हमने तो बूथ भी जीता है और हमने चुनाव भी जीता है। लेकिन अब जितना कॉन्फिडेंस उनमें है, क्या विपक्ष भी उतना ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको भी शायद एक बार ये जहन में आएगा कि हाँ, क्योंकि जिस तरह से अपनी उपस्थिति इस बार विपक्ष ने दर्ज कराई है, उसके बाद ये नजर आता है कि इस बार आत्मविश्वास विपक्ष में भी है। लेकिन इस आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए जो इस वक्त कार्रवाई लगातार जारी है विपक्ष में, उसको बरकरार रखना होगा, तभी ये आत्मविश्वास भी बरकरार रहेगा। तो उपचुनाव में किसकी जय जय है, इस बीच आपको बताते हैं कि 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कौन कौन सी वो सीटें हैं। वेस्टर्न यूपी की टूंडला है, बुलंदशहर, नौगावा सादत है, सेंट्रल यूपी में घाटमपुर है, कानपुर नगर से, और बांगरमऊ, उन्नाव। ईस्ट यूपी की अगर बात करें तो मल्हनी है, देवरिया सदर है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान होना है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे उपचुनाव के। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरएलडी का एक उम्मीदवार आज घोषित हो गया। नौगावा सादत से सैयद जावेद अब्बास को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। टूंडला से महाराज सिंह धनकौर को दिया है। घाटमपुर से इंद्रजीत कोरी को टिकट दिया। जौनपुर की मल्हनी सीट से चुनाव लड़ेंगे लकी यादव। बसपा भी 7 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस भी ताल ठोक रही है उपचुनाव में, और कांग्रेस ने उन्नाव के बांगरमऊ से अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है। अब देखिए सवाल है, 6 सीटों पर आरएलडी
सपा को समर्थन करेगी। इस बीच सवाल यह भी है कि ये जोड़ कितना मजबूत है। सपा आरएलडी उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे। आरएलडी ने बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आरएलडी ने प्रवीण कुमार सिंह को टिकट दिया है बुलंदशहर के लिए। बाकी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी आरएलडी। और अब ये हाल ही में महापंचायत में जब पहुंचे थे धर्मेंद्र यादव, उस दौरान में इस बात का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की, जिसमें बुलंदशहर से देखिए सुशील चौधरी को टिकट मिला है, फिरोजाबाद के टुंडला से स्नेहलता को टिकट मिला है, घाटमपुर सीट से कृपा शंकर को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, नौगावा सादत से डॉक्टर कमलेश सिंह को टिकट मिला है। 6 सीटों पर आरएलडी अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को कर रही है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका नाम भी बता दिया आपको हमने। अब देखिए सवाल है, न्यूज़ वन इंडिया के सवाल ये है कि क्या हाथरस कांड उपचुनाव का गणित बिगाड़ेगा? हाथरस कांड से क्या विपक्ष को ताकत मिलेगी? 2022 से पहले उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा? सात में से 5 उम्मीदवार घोषित किए अभी कांग्रेस ने। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कमर अली हमारे साथ में नेता बीजेपी, अजय वर्मा है हमारे साथ में नेता कांग्रेस, रोली तिवारी मिश्रा है हमारे साथ नेता सपा, वंशराज दुबे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ में, माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे हैं, और प्रेम कुमार हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार। सभी का स्वागत है। पहले एक बार आप देखिए तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। आप चलिए, रोली तिवारी मिश्रा हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से। रोली जी, मुस्कुराहट तो चेहरे पर बहुत है, ये मुस्कुराहट कह रही है कि बहुत आत्मविश्वास बढ़ चुका है समाजवादी पार्टी में। कितनी तैयार है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जोड़ के साथ भी खुद को कितना मजबूत समझ रही है इस उपचुनाव में, क्योंकि ये उपचुनाव प्री बोर्ड एग्जाम जैसा है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो चुनाव है ये पूरी तरीके से हम लोगों के लिए एक बूस्टअप है, हमारे लिए एक प्री बोर्ड जैसा है। और आपने हमेशा, अगर आप पिछले कई सालों का अगर आप गणित उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी पूरे पुरजोर तरीके से जीतती है। यहाँ तक कि जब सरकार बनी थी 2017 में, आपको याद होगा, तो उसके बाद भी हमने कई उपचुनाव जीते थे। तो उपचुनाव के मामले में अगर कहा जाए तो उपचुनाव एक्सपर्ट है समाजवादी पार्टी। और दूसरा, जो आज प्रदेश में माहौल है, क्या बांगरमऊ उन्नाव चुनाव है तो वहां के लोग कुलदीप सेंगर को भूल जाएंगे? वो भूल जाएंगे कि एक बेटी के साथ, उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ। आज अगर चुनाव फिरोज टुंडला में है तो उससे मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर पर हाथरस की बेटी को भूल जाएंगे, या फिर पूरे प्रदेश में हो रहे अत्याचार को भूल जाएंगे, पूरे प्रदेश में हो रही ब्राह्मण हत्याओं को भूल जाएंगे, या पूरे प्रदेश में हो रहे हत्या, लूट, बलात्कार, महिलाओं के अत्याचार, किसानों का शोषण, तमाम युवाओं का बेरोजगारी, इन सबको भूल जाएंगे। तो इस समय बड़े मुद्दे हैं जिनके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक विकास की बात करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सिर्फ फीते काटने के अलावा, हमारी बनाई हुई चीजों का उद्घाटन करने के अलावा कोई नया काम नहीं किया। चाहे 2 सवाल है मेरे समाजवादी पार्टी से जी, 2 सवाल है मेरे समाजवादी पार्टी से। एक, आपने कहा कि आप बहुत ही मजबूती के साथ में उपचुनाव लड़ते हैं। पिछली बार का उपचुनाव का जो आपका फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले पर आप चुनाव लड़े 2019 का, और आपको मुंह की खानी पड़ी, आपका वो फॉर्मूला फेल हो गया। दूसरी बात ये कि चलिए वो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट तब कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपका वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं आ पाया। दूसरा सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी अब से दागी नेताओं को टिकट देना बंद कर देगी? क्या जिनके ऊपर भी रेप के आरोप लगे होंगे, क्या उनको टिकट नहीं देगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि कांग्रेस से तो ये
ऐलान कर दिया कि अब से किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को, जो कि महिला के खिलाफ अपराध में संलिप्त होगा, उसको टिकट नहीं देंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी भी आज न्यूज़ वन इंडिया के इस कार्यक्रम में इस बात का ऐलान करती है, शपथ लेती है इस बात की? देखिए, मैं आपको दो चीजें बता दे रही हूँ। आपका पहला सवाल क्या था? आपका पहला सवाल क्या था? मैं दोहराती हूँ मेरा पहला सवाल यह था कि आपने कहा कि उपचुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और पिछली बार का उपचुनाव सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन आपका वही एक्सपेरिमेंट, आपका वही फॉर्मूला 2019 में आकर फेल हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं। विधानसभा का चुनाव जो होता है वो लोकल मुद्दों पे, यानी राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाता है, जिनमें विकास की बात होती है, बाकी चीजें होती हैं। और जो भी चुनाव के मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों पर विधायक का चुनाव होता है। लेकिन जो राष्ट्र का चुनाव होता है उसमें कुछ राष्ट्रीय चीजें होती हैं, और उसको किस तरीके से आपको याद है बनाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही महारत हासिल है। किस तरह से उनका मीडिया सेल है, किस तरह से उनका ट्रोलर गैंग है, किस तरीके से वो लोगों को आकर्षित करते हैं, किस तरह से वो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, किस तो तरह आप से वो मानते हैं कि बीजेपी आपसे कई मामलों में मजबूत है? लेकिन दूसरा सवाल जो आपने कहा था, मैं पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से पुनः यह निवेदन करूंगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए जो किसी भी प्रकार से महिला अपराधों में लिप्त हो। और मैं पूरी तरीके से जानती हूँ, एक आपको याद होगा 2012 में डीपी यादव जैसे मजबूत आदमी को मना कर दिया था। अखिलेश जी ने कहा था कि मैं अपराधियों को टिकट नहीं दूंगा। तो कुल मिलाकर के हमारी पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में आज संसद में बैठे हुए कितने फीसदी लोग अपराधी हैं। 29% लोगों पर आज अपराधी मुकदमे आए किए हुए, कितने सांसद उनके अपराधी हैं जो गंभीर आरोपों में हैं। इस पर आपको भी विचार करना। अजय वर्मा, कांग्रेस कितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी और किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी? ये चुनाव में उतरना सिर्फ दिखावा तो नहीं, या फिर वाकई टक्कर देने के लिए उतरी है कांग्रेस? पूजा, देखिए, हम जनता के मुद्दों पर जनता के साथ, इस प्रदेश के बेरोजगार के साथ, काम माइग्रेंट लेबर के साथ, छोटे व्यापारी के साथ, महिला सुरक्षा के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ और उन्नाव की उस बेटी के साथ, और प्रदेश की हर उस बेटी के साथ जिसके साथ बलात्कार, रेप, हत्या, मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार की गलत नीति, नियत और तानाशाहियों के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। हम पेट्रोल डीजल जिस रेट पे मिल रहा था, ये वादा किया था 40-50 रुपए मिलेंगे। हम गैस सिलेंडर, यानी जो किचन की महंगाई है जिससे महिलाएं मार झेल रही हैं, और जो हम बेरोजगार छात्रों के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम अगर ये सारे लोग हमको स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग जीत के सदन में पहुंचेंगे। इन 7 विधानसभाओं में हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, और महिलाओं के हो रहे जो संगठित अपराध प्रदेश की सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हाथरस कांड में आपने जो कसरत की है, जो आप लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए, नेता सड़कों पर उतरे, उस कसरत के बाद में कितना महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? देखिए, मैं सरकार की आपको नीति और नियत की बता दूं। आप देख रहे हैं, कहती है सरकार की अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। आप लोग कितना फिट महसूस कर रहे हैं? मैं हम फिट में बता रहा हूँ पूजा जी। आज गाजियाबाद में लोहिया नगर में बीजेपी के विधायक अजीत त्यागी के सगे मामा की गोली मारकर दोपहर में हत्या कर दी जाती है। पुलिस की नाक के नीचे हत्या कर दी जाती है। ये तो इनका लॉ एंड ऑर्डर है। जहां बीजेपी के विधायक के रिश्तेदार, बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? कांग्रेस की फिटनेस तो जहां तक सुन लीजिए, हम पूरी मजबूती से, हम पूरी ताकत से, हम जनता के मुद्दों के साथ। और किसके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, किसके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव? हम सरकार की नीति के खिलाफ, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। हमारी बीजेपी की अच्छा, बाकी लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है आपका, या फिर बाकी लोगों के साथ में आप लोग खड़े हैं? नहीं, देखिए, जनता ने तय कर लिया है, सबको देखा बार बार, पिछले 29 साल से बसपा का कार्यकाल भी देखा, सपा का कार्यकाल भी देखा, बीजेपी का से 3 साल में लोग समझ गए, थक गए हैं। तो इसलिए अब जनता समझ चुकी है, जनता का मन बन रहा है, और आने वाले चुनाव में तो भविष्य तय करेगा कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हम पूरे दमखम से कांग्रेस का एक वर्कर प्रत्येक बूथ पे जाकर चुनाव लड़ेगा, जनता की समस्याओं के साथ, और हाथरस की इस बेटी के न्याय दिलाने के लिए चुनाव। बीजेपी के प्रवक्ता भी लगातार बने हमारे साथ में, कमर अली साहब, अभी तक तो चलिए आप लोग कह रहे थे कि अब चुनाव में आप ही आप हैं, लेकिन अब आपके साथ बाकी के और भी लोग बहुत हैं।
में इनके साथ आप भी है, बहुत से लोग इनके साथ हैं। आप देख रहे हैं विपक्ष जो है जिस तरह से खड़ा हुआ है, अभी तक किसी ने कोई काम की बात करी, जनता के हित की बात करी पूजा जी? आपको लगता है आवाम की बात तो इसमें कहीं आई नहीं कि आवाम की बात इसमें आई हो? आवाम कोई भी बात नहीं आई है, आवाम के बारे में कोई भी ये जवाब नहीं दे पाया है। हम आवाम की बात करते हैं, आवाम के ऊपर काम करते हैं। हमने, आपने देखा कोरोना काल में हमने उज्ज्वला गैस योजना गरीबों भाई को फ्री दी, प्रधानमंत्री आवास योजना फ्री दे रहे हैं, जनधन में अपनी बहनों को हमने अकाउंट में पैसे डाले। ठीक, तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो हम आपके नहीं, लेकिन कमर अली साहब उपचुनाव में आप लोग इसकी तो बात कहीं भी नहीं कर रहे हैं। पूजा जी एक मिनट बात पूरी हो जाने दी। आपने सबको मौका दें, हमें भी मौका दें, खामोशी से हमारी बात को सुने, जैसे आपने सबकी बातों को पूजा जी सुना है। ठीक है, हमने जब पब्लिक के लिए, हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, तो जब आवाम के लिए जो शख्स काम करता है तो आवाम की बात करता है। ये इन्होंने आवाम की बात नहीं करी। 65 साल जिस कांग्रेस ने राज किया हिंदुस्तान की सरजमी पर, वो आज ये बता रहे हैं कि ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। अरे भाई, आपने इन स्कीमों को लागू नहीं कर पाए, हमने आवाम के हित में इन स्कीमों को लागू किया। आज भी हम स्कीमों पे काम कर रहे हैं और गांव-गांव हम बिजली पहुंचा रहे हैं, जहां 65 साल में नहीं पहुंचा पाए। हम बात करते हैं उन गरीबों की, बात करते हैं उन माओ की, बात करते हैं उन बहनों की, बात करते हैं उन लोगों की, हम बात करते हैं जो वाकई में सीधे जरूरत से जुड़े होते हैं। हमने उनके लिए काम किया है। आपने देखा हम 14 में आए, फिर हम 19 में आए, 17 में भी आपने देखा। रही उपचुनाव की बात पूजा जी, जो है पूजा जी, हम जो हमने काम किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम नफरत की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस ने आज तक सिर्फ नफरत की राजनीति करी है। चाहे जो ये हाशिमपुरा दंगा भूल जाते हैं, हिंदुस्तान में पूरे दंगे भूल जाते हैं। ये कहां का, आप बताइए। हमारे वक्त में 3.5 साल की सरकार हो गई है, क्या पूरब से लेके पश्चिम तक लेके कोई भी दंगा हुआ? नहीं हुआ। कोई गैंगवार हुआ? नहीं हुआ। इनके वक्त में आप ये बताइए, जो कहते थे 27 साल बेहाल, उसके साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2 युवराज ने गठबंधन कर लिया 27 साल बेहाल के साथ। तो अब आप ये बताइए, ये स्वार्थ की राजनीति कुछ कर सकते हैं? समाजवादी ने मायावती जी को कहा कि हमारी सरकार आएगी हम जेल भेज देंगे, पहले मुलायम सिंह जी ने कहा, फिर मायावती जी ने कहा, फिर अखिलेश यादव ने कहा। आप बताइए, एक दूसरे को जेल भेजने के लिए क्या आवाम आंखों पे पट्टी क्या समझते हैं आवाम को? खाली ये बता दें, जब एक दूसरे को जेल भेजने के बाद ये लोकसभा में गठबंधन कर सकते हैं, तो आप बताइए इसमें आवाम का हित कहां पे आ गया? जब कांग्रेस के नेता आपके यहाँ पर आकर पाक साफ हो सकते हैं, तो इनको बाकी के लोगों को अडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है? बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, जब उनके साथ में लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि आप उनका आचरण साफ हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो राजनीति में आप भी करते हैं और बाकी के लोग भी करते हैं। लेकिन सुनिए, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये, एक सेकंड सुन लीजिए ना कमर अली साहब, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए एक सेकंड। लेकिन इस पूरे उपचुनाव के दौरान में विकास कार्यों की बात कम हो रही है और इसमें बात हो रही है, जैसे आपने भी जिक्र किया, जैसे मुजफ्फरनगर में जिन लोगों का हाथ था, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल खूब हो रहा है। बाकी की और तमाम बातों का जिक्र इस बार हो रहा है। पीएफआई से कनेक्शन की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी, इस तरह के विषयों की बात हो रही है। तो मतलब उपचुनाव में जहां पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए थी, जहां पर देखिए सरकार ने काम किए हैं, सरकार के काम के नाम पर जहां इस चुनाव में वोट मांगने चाहिए थे, वहां पर ये बाकी के और मुद्दों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मुजफ्फरनगर दंगा आप जानती हैं किसकी देन थी, किस तरह से पंचायत उन्होंने कराई थी, और उसके बाद लाशों पे बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने लाशों पे बैठ के सफाई में डांस कराया था, जन्मदिन मनाया गया था। ये बात किसी छुपी नहीं है कि किसी से बात छुपी हो। उनके वक्त में कितने दंगे होते थे आप बताइए, कितने उनको इनपुट मिलते थे, कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी। आप बताइए, हमारी सुरक्षा एजेंसी आज की तारीख में उन घटनाओं को रोक रही है, उन घटनाओं को होने देती है। तकलीफ है कि वो ये जो करते थे, बात सुनिए, कांग्रेस को चाहे देश से दंगे में बैठने वाले आप लोग हैं, दंगाई की पूरा समीकरण बनाने वाले आप लोग हैं। समझिए, जहाँ पे देश की सुरक्षा की बात आती है, कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी, कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में दंगा हो या उनके कार्यकाल में दंगा में हो दंगा। लेकिन उसी सरकार के कार्यकाल में एक पक्ष को विक्टिम माना जाता है और एक के खिलाफ में मुकदमे दर्ज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कानून अपना काम करता है तो एक सेकंड कमर साहब, एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने आप पर आरोप लगाए तो इनके ऊपर भी कुछ आरोप हैं। रोली जी, सरकार में अगर दंगे होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, आप कैसे कह सकते हैं कि दंगे इन्होंने करवाए? जिम्मेदारी तो वहां पर दंगे ना हो, ना कोई करवा पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। फिर सरकार का इंटेलिजेंस क्या? मैं
घोर आपत्ति व्यक्त करती हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता यहाँ पर इतना असंवेदनशील भाषण या फिर वक्तव्य देते हैं कि मैं हम लोग आपसे एक दंगा सवाल कराते पूछ रही हैं। हूँ, एक सेकंड। कोई आपकी भी अपने सरकार ऑब्जेक्शन है, पर कभी मेरा दंगा नहीं कराती मेरा इस है। सवाल को दंगा नकार तो नहीं आवाज सकती ना नहीं कि तब वो कराते सरकार हैं, का वो आवाज फेल्योर है। नहीं तब कराते किसी भी हैं। सरकार के जिनको कार्यकाल में अगर सरकार दंगे और हो तो वो सत्ता से सरकार दूर का है। फेल्योर है। आपने कहा सुनिए, कि सीएए जब एनआरसी के देख नाम रहे हैं पर तो जब उत्तर दंगा प्रदेश में कराएंगे। इस बार आगजनी होती है और जब इतना ज्यादा बवंडर होता है तो आप लोग कहते हैं कि सरकार का फेल्योर है। कहते हैं कि नहीं कहते? हम भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते रहे। उस दौरान के दंगों को लेकर आप अपनी गलती और अपनी नहीं, उस दौरान की जो उस दौरान में जो तस्वीर आई उसके लिए आपको भी तो मानना चाहिए ना कि वहां पर फेल्योर था सरकार का। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सीएए में आज कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसको आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा देते हैं तो क्या वो राष्ट्रवादी बन जाता है? क्या वो गंगा जल से धुल जाता है या आमिर हमदम से धुल जाता है? उनकी ये बात मेरी कर रही समझ से थी, बाहर है। किसी यादव जी के भी ये बात कर रही थी आजमगढ़ के, जरा उनसे पूछ ले किस पार्टी में, समझ रहा जानकारी अपनी बढ़ा दें जरा सा। ये फिर से कमर अली साहब दोबारा से बात दोहराइएगा अपनी। मैंने कहा डीपी यादव जी के बारे में ये बात कर रही थी। डीपी यादव जी किस पार्टी में, जरा इनसे पूछ लिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ा दिए। चैनल पे लोग बैठे हुए हैं इस समय, कहाँ है वो? तो वो यही तो कह रहे हैं कि बाद में उनको टिकट देने से मना कर दिया। आज कहाँ है पूछिए, स्थिति कहाँ है उनकी, किस पार्टी में है? जरा जानती होंगी रोली जी ना मेरी बहन, पूछिए कहाँ है आज की तारीख में वो? रोली जी जवाब दीजिएगा। क्या आप बताइए, उनको किसी तरह के कोई टिकट दिया गया, उनको कोई पद दिया गया, वो किसी सरकार या सत्ता का हिस्सा बने? कहाँ है आज की तारीख में? जनता को, आवाम को बताइए ना कहाँ है इस समय वो, किस पार्टी में, किस पार्टी के सदस्य बताइए ना किस उनको। राजनीतिक हैसियत से है, किस पद पर है, ये आप मुझे बताइए। पार्टी में भाई, तो हमें पहले इतना भी जवाब दे हमारी दीजिए आप। पार्टी में थे, लेकिन हमें उनको इतना टिकट जवाब नहीं दीजिए दिया आज की गया। पार्टी नहीं, में पर आप कमर लोग अली साहब, बताइए पर ना। कमर अली साहब, जी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर इस बार आपको घेरा जा रहा है। कुल मिलाकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने बेटियों की सुरक्षा का वादा और दावा किया था, उसका क्या हुआ? क्या कुलदीप सेंगर को भुलाया जा सकता है? क्या हाथरस कांड को भुलाया जा सकता है? उसका मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा पूजा जी, मैं एक एक बात का आपको हाँ, जवाब बोलिए। दूंगा। कुलदीप यादव जी जो थे समाजवादी पार्टी में विधायक रहे, उसके बाद उनके वक्त में जब समाजवादी पार्टी की घटना हुई थी, हमारी सरकार ने इस बात को समझाया, आप बहुत शिष्यों की पहले सरकार चल रही है। जब आया मामला संज्ञान में नहीं था, और उसके बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है तो वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कराई, तत्काल गिरफ्तारी कराई। उनके परिवार ने कहा सीबीआई हमें गिरफ्तारी चाहिए, हमने चाहिए, और उनको आज जलालाबाद के पीछे है वो। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। क्या लखनऊ से कानपुर की दूरी 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर होती है? विकास दुबे मार देता है आज पुलिस कर्मियों को, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, इंट के संज्ञान में नहीं है, इंटेलिजेंस के संज्ञान में नहीं है, पुलिस के संज्ञान में नहीं है। उन्नाव का मामला, कुलदीप सेंगर आपका विधायक महिला को अत्याचार करता है, उसके परिवार को खर्च कर देता है, वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान में नहीं लेना पड़ेगा, संज्ञान से हटा देना पड़ेगा। जवाब ले लीजिए ना, कमर अली साहब जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जो संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, क्या बात करते हैं आप? कुलदीप सेंगर आपका विधायक, आपकी नाक के नीचे, आपका विधायक आपकी नाक के नीचे रेप करता है, बलात्कार करता है, एक बच्ची के पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। और आप जिनके साथ थे लोकसभा चुनाव में, उसी का ही बसपा का एक प्रत्याशी जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, वो चुनाव जीतता भी है और आप उसी पार्टी के साथ में थे। आप भी तो ऐसे लोगों के साथ में थे लोकसभा चुनाव के दौरान में। रोली जी, यहाँ दामन किसका साफ है? आपकी सत्ता जाने का एक बड़ा रीजन 2017 के दौरान में महिला सुरक्षा था। इस बात को मानती है कि नहीं मानती? पूजा जी, एक महिला थी, नाम था स्वाति सिंह, थी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं आ रही हूँ, चलिए मैं आ रही हूँ। कमर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। कमर जी, मैं आपके पास आऊंगी। बाकी के जो मेरे और दो मेहमान रह गए उनके पास भी मैं जाऊंगी। छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, मजबूरन छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त ओपिनियन पोल क्या कहता है बताएंगे आपको। और चलिए फिर से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए तमाम जो प्रवक्ता उनसे हमने उनका क्या कुछ स्टैंड है पार्टी का फिलहाल वो जाना, लेकिन वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बचते हैं। वंशराज जी, अगर इस उपचुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अपना क्या है, क्या प्रेजेंस है इस उपचुनाव में? तो आपने तो एक सवाल शुरुआत की थी कि एक तरीके से कहीं न कहीं विपक्षी दलों
और सत्ता पक्ष के लिए एक तरीके से प्री बोर्ड एग्जाम। और इस एग्जाम को लेने वाली उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो सत्ताधारी दल है, उस दल ने 2014 में और 2017 में, जब ये नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की गलियों में घूम घूमकर 2014 के चुनाव का प्रचार कर रहे थे, बेटी बचाओ का नारा देते थे और उसके बाद महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, ये तमाम वादे उन्होंने जो किया, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार की बात। फिर 2017 की सत्ता में योगी बाबा आए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 13 लाख नौजवान साल में दूंगा। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 2016 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC, जिसमें लगभग 23 से 24 बड़ी ऐसी भर्तियां हैं जो आज तक लंबित पड़ी हैं। सरकार ने नौजवानों को एक तरीके से उनके हाल पे छोड़ दिया, उनकी नौजवानों की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। 60 से 70 लाख नौजवान इस सरकार से सवाल कर रहा है, रोज सवाल कर रहा है, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन सरकार कानों को रूल डाल के बैठी हुई है। DLED के बच्चे, आज घटना में बताता हूँ, गोरखपुर में योगी जी का दरबार लगा हुआ था, DLED के बच्चे उनसे मिलने गए, इस तरह हमारी समस्या उसको आप सुन लीजिए। तमाम छात्रों को उठा के वहां गोरखधाम का जो थाना है वहां में उठा के उनको हिरासत में ले लिया गया और शाम को 5 बजे तक उनको नहीं छोड़ा गया अभी तक। ये जो एक तरीके से तानाशाही चल रही है। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे एक तरीके संजीत यादव का आपने देखा कि किस तरीके से उसका अपहरण हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई। ब्रजेश पाल का पहले अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है। राजेश्वर पांडे और उसके बाद जो वकील थे गोरखपुर, उनकी हत्या कर दी जाती है। लखीमपुर में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हाथरस की घटना देखिए, बलरामपुर की घटना देखिए। इनकी जो 3.5 साल में जो एक कुकर्म है, आज उत्तर प्रदेश की जनता उसके लिए तैयार बैठी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली बात समझती है कि इनको समय पे इनको जवाब देने का समय आ गया है। और डॉक्टर लोहिया जी ने एक जो नारा दिया था कि जिंदा तो हमें 5 साल इंतजार नहीं करती, इस जो 3.5 साल की सरकार जो सरकार में जो अभी तक राज कर चुकी है योगी आदित्यनाथ की सरकार, अब उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जहां तक रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो जितने भी गांव हैं, हम लोग इस समय पूरे गांव में हमारे ऑक्सीमीटर के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लोगों का जाके ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। हम लोग गांव लेवल पे जो हमारे तमाम BDC हैं, जो जिला पंचायत हैं, उनसे संपर्क करके उनको लगातार पार्टी में जोड़ा जा रहा है। आने वाले जो जिला पंचायत का चुनाव है, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और आने वाले जो 2022 का चुनाव होगा, उसके लिए भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कुछ भी होगा तय करेगा। मतलब अभी कोई स्टैंड नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी पार्टी को कोई अंदर खाने समर्थन या कुछ ऐसी बातचीत तो नहीं है अभी? नहीं, हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के साथ हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो आज जातियों में देख के कार्रवाई हो रही है, मतलब किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, जाति देख के कार्रवाई हो रही है, न पर्दे के सामने न पर्दे के पीछे। नहीं, हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपसे, 3.5 साल में नौजवानों का, किसानों का, माताओं का, बहनों का, व्यापारियों का किस तरीके से शोषण किया इस योगी सरकार ने, हम उस जनता के साथ खड़े हैं। प्रेम जी, और जनता का 24 ठीक है, मैं आपके पास चलिए आती हूँ, वंशराज जी मैं आती हूँ। प्रेम जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं और मैंने शुरुआत में कहा कि अभी फिलहाल में ये प्री बोर्ड एग्जाम जैसा है और हर कोई कसरत कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर बोर्ड से पहले प्री बोर्ड की तैयारी इसलिए की जाती कि एक बार आंक लिया जाता है कि आप बोर्ड के लिए कितना तैयार हैं। वैसे ही चुनाव के लिए हम कितना तैयार हैं ये आंकने के लिए हर दल ने अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी हैं। और हाथरस कांड तो ऐसा लग रहा है जैसे कई विपक्षी दलों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। आप इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, ये उपचुनाव और पहले जो लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे उपचुनाव, जिसमें कि गोरखपुर, फूलपुर नज़ीर बनी थी, उसके बाद SP BSP का एक गठजोड़ हुआ था और उसके बाद उपचुनाव हुए, तो इस उपचुनाव में वो नज़ारा नहीं है। यानी वो जो विपक्ष की एकजुटता, या उससे पहले बिहार के उपचुनाव में शुरू हुआ था तो महागठबंधन बना था, बाद में वो महागठबंधन से ही नीतीश कुमार चले गए BJP के पास। तो वो जो एकजुट होने का विपक्ष का जो जज्बा था, वो जज्बा बीते दौर में टूट गया है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत तो यही हो जाती है कि विपक्ष बिल्कुल अलग अलग लड़ रहा है, एकजुट होकर के नहीं लड़ रहा है, एक बात। उसके बाद है मुद्दे, जिन मुद्दों को सारी वक्ताओं ने गिनाया, आम आदमी पार्टी जिनके तरफ से जो है उन्होंने ज़्यादा गिनाया, ये मुद्दे हैं,
लेकिन इन मुद्दों के साथ संघर्ष में कौन पार्टी रही, यह साबित करना है विपक्ष को। ठीक, जो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है सरकार के खिलाफ में, तो उसको साबित करने के लिए एक तरह से ये मौका विपक्ष के लिए परीक्षा की घड़ी है कि असली विपक्ष कौन है, कांग्रेस है कि समाजवादी पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी है कि आम आदमी पार्टी, इनमें विपक्ष कौन है, किसमें मादा है। तो वही होगा ना जो फील्ड में रहा होगा, जिसने जनता के मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को आज गिनाया जा रहा है, चाहे स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, चाहे प्रवासी का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो या उन्नाव का मुद्दा हो, तो इन मुद्दों पे साथ में किस पार्टी ने सड़क पर जनता के साथ कितना संघर्ष किया, ये इस चुनाव में साबित होगा। जहां तक बीजेपी की तो के पास तो सत्ता है, वो तो साबित है कि जनता का समर्थन उसके साथ है, लेकिन वो आधार कितना छिटका है, वो जनाक्रोश, वो एंटी इनकम्बेंसी कितनी हुई है, ये देखिए। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि 3 अलग अलग हिस्सों में ये उपचुनाव है। सीट 7 हैं, लेकिन ईस्ट में भी सीट है, मध्य मिडिल में भी है और इधर हमारा पश्चिम में भी है। तो पश्चिम में एसपी ने एक राष्ट्रीय लोक दल से समझौता भी किया है, तो एक तरह से एक गठबंधन की सियासत की एक उम्मीद को जिंदा भी रखा है। लेकिन क्या इसको क्या माना जाए कि वो एकजुटता, वो गठबंधन जो पहले दिख रहा था, वो आज खत्म हो गई। क्या ये निराश है, क्या ये हताश है, या फिर अपने संघर्षों में इनको विश्वास है, ये दिखाएगा ये उपचुनाव। आज ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं रोली के पास लेकर चलूंगी सवाल। रोली जी, क्या है अभी विपक्ष का, मतलब पिछली बार एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार सब लोग अलग अलग हैं। अब वो एकजुटता नहीं है, अब ना बुआ और भतीजा एक साथ मंच पर है और ना ही कोई अन्य दल साफ तौर पर एक साथ नजर आ रहा है। अब संघर्ष अकेले अकेले का है। तो आप वाकई मान रहे हैं कि उस संघर्ष के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है? क्योंकि अगर ये उपचुनाव किसी भी कीमत पर आप लोगों के हाथ से निकला, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए करोमरो की स्थिति है, कांग्रेस के लिए भी करोमरो की स्थिति है, और भले ही आम आदमी पार्टी इस वक्त चुनाव में ना हो, लेकिन करोमरो की स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए भी है। क्योंकि प्रेम जी ने जैसा कहा कि विकल्प कौन होगा, कौन है जो अब जनता के मन में अपने लिए जगह बना पाया है? क्या वाकई जो बातें जोर शोर से आप लोग कर रहे हैं वो जनता के जहन में भी है कि नहीं? पूजा जी, आप यहाँ से स्टूडियो से बाहर निकल करके चले जाइए, चाहे आपने लेफ्ट हैंड साइड पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, अमरोहा, आप कहीं सहारनपुर तक चले जाइए, या फिर आप इधर से एक्सप्रेस वे होते हुए खैर, टप्पल, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, उन्नाव, कानपुर, उसके आगे भी बढ़ते चले जाइए, लखनऊ तक पहुंच जाइए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पूरी तरीके से हर तरफ, हर जगह, हर गांव में, हर में किसान, मोहल्ले वाले, दुकानदार, हर व्यक्ति सबसे पहले कोरोना काल में इतने त्रस्त हो गए, उसके बाद बड़ी मात्रा में बेरोजगारी पूरे प्रदेश में फैल गई। 24 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ महिलाएं हैं जो इस प्रदेश में प्रतिनिधित्व करती हैं, 75 इसमें जिले हैं और हर जगह, हर जिले में त्रस्त है महिला अत्याचार के मामले पर, बेरोजगारी के मामले में। 2012 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी ने पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त की थी। हालांकि हमने कुछ गठबंधन किए, लेकिन उसके हमें सकारात्मक परिणाम नहीं आए। राजनीति हमेशा प्रयोग के आधार पर होती है, बहुत प्रयोग के आधार पर होती है। पीडीपी के साथ बीजेपी हाथ मिलाती है कश्मीर में, वो भी एक प्रयोग था। तो प्रयोग के आधार पर राजनीति होती है, प्रयोग धर्मिता की तरह। मैं ये बात कह सकती हूँ कि आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये उपचुनाव लड़ रही है और हम पूरी उम्मीद से हैं कि हमें लगभग तो आपको ये लग रहा है कि महिला सुरक्षा के नाम पर आप बीजेपी को मात दे देंगे? अगर स्वार सीट की भी घोषणा हो जाती, जो रामपुर से है, जो कि अभी घोषणा नहीं हुई है, टोटल 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन स्वार सीट की घोषणा नहीं हुई है जिसपे अब्दुल्ला आजम साहब है, वह सीट भी समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। नहीं, आपको ये लग रहा है कि महिला सुरक्षा के नाम पर या महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप मात दे देंगे बीजेपी को? महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। मुद्दा, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आवाम की बात है, वो कह रहे हैं आवाम हमारे, भाई बेरोजगारी है, भुखमरी है, लाचारी है, सैकड़ों किलोमीटर मजदूर चलता है, पैरों में छाले हैं, तब तो आपके लिए और बड़ी परीक्षा हो जाती है। मौतें हैं, लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं स्वयं आपकी बातों से आप ये बयान करने की कोशिश करें कि जनता के दर्द को बहुत बखूबी आप समझ रहे हैं, हाथरस में खड़ी रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता अब से कुछ महीनों पहले तक पक्ष रखने तक नहीं आ रहे थे समाजवादी पार्टी का। खैर, कमर साहब,
बहुत से मुद्दों को लेकर घेर रहा है विपक्ष आपको। बेरोजगारी का मसला भी, फिर अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बेरोजगारी का मसला भी है, महिला सुरक्षा का मसला भी है, लॉकडाउन के दौरान में जो लोग मरे वो मसला भी है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं मसला वो भी है। आपके खिलाफ में तो बहुत से मुद्दे इकट्ठे कर रखे हैं और इस उपचुनाव में पता लग जाएगा कि इनकी बातों का कितना इस वक्त वैल्यू है लोगों के दिल में, कितनी तकलीफ है उनके दिल में, और आपने उनके लिए क्या किया जो आप दावे करते हैं। देखिए, जिनकी तकलीफ थी भाइयों की, हमने उनको आपको योजनाओं का नाम गिना दिया, उनको बाकायदा फायदा भी मिला, और हो सकता है कि समाजवादी के जितने भी करता हैं और जितने भी उनके रिश्तेदार उन लोगों ने भी उसका बेनिफिट उठाया है। इनको तकलीफ इस बात की है कि 15 साल एक छत्र राज इस परिवार ने किया है, इस उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार ने 15 साल राज किया है, और राज करने के बाद ये ऐसी कोई स्कीम नहीं दे पाए, आवाम का काम नहीं कर पाए। तो अब आप बताइए, जो तकलीफें जो दे के ये गए, इसका मतलब तकलीफें इन्हीं ने दी हैं, इन्हीं ने आवाम को। अगर ये तकलीफें पूजा जी नहीं दी होती तो हमने जो किसान थे, किसान सारे बैठ के आप समझ लिए, अरे भाई बहन हमारी बात सुनने बर्दाश्त करिए, आपके नेताओं में बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। हमने आपके वक्त को खामोशी सुना, आप भी खामोशी से अपनी अच्छाइयां सुन लीजिए। रोली जी उनको बात तो करने दीजिए, आपकी बारी में बिल्कुल खामोश थे, उनकी बात तो सुन लीजिए। नहीं रोली जी उनकी बात तो सुन लीजिए, गलत बात है, वो आपकी बात को बहुत खामोशी से सुन रहे थे, आप भी उनकी बात सुनिए। उनकी बात को आप भी सुन लीजिए ना, बहुत मौका है जनता के बीच में बातें रखने का, डिबेट में उनको भी तो बात रखनी दीजिए ना। रोली जी नहीं, रुकिए प्लीज, रुकिए रोली जी रुकिए, नहीं आप नहीं, आप उनकी बारी का हक नहीं ले सकते है ना। कमर अली साहब ये हर बार यही कर रही है, अपने वक्त पे बोल लेती हैं फिर दूसरे के वक्त पे बोलेंगी। अरे भाई एक सवाल जवाब नहीं दे पाई कि डीपी यादव जी कहाँ गए, उनका जवाब ये दे नहीं पाई, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रही है ये। 15 साल आपने राज किया परिवार ने, उसका आप जवाब नहीं दे पाई। आपने तकलीफें छोड़ी थी, किसान भाइयों को आपने कर्जदार बनाया था, बुंदेलखंड में किसान रोज सुसाइड करते थे, हमारे वक्त पे सुसाइड नहीं होता है। किसान भाइयों को कमर अली साहब, लेकिन एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि 15 सालों तक राज किया, जिस पार्टी ने फिर 15 सालों तक राज किया वो जनता के दिल में बसे बगैर तो नहीं आई होगी सत्ता पर। जब 15 साल जिसने राज किया तो जनता को उस पर भरोसा होगा, तभी तो उसको बार बार मौका दिया। तो उनके तमाम कामों को एकदम से दरकिनार कर देना तो ठीक नहीं, लेकिन हाँ इनकी खामियों का अंजाम इन्होंने भुगता, सत्ता से बेदखल है और आप सत्ता पर काबिज हैं। अंजाम भुगता है, आने वाले वक्त में जनता ने उनको नकार दिया, इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके नेता बर्दाश्त नहीं करते। अब देखिए, अपनी रोली जी अपनी बारी में बोल रही थी, मेरी बारी में बोलेंगी, वो सबकी बारी में बोलेंगी, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। इनके पास बुंदेलखंड का जवाब नहीं, किसान भाई रोज सुसाइड करते थे, इनके पास जवाब नहीं, चीनी मिलों को इनके पास जवाब नहीं है, गन्ना किसानों का कर्जा महिलाओं की हत्या नहीं रोक पा रहे हैं। कम से कम इस पैनल में एक महिला को बोलने का अधिकार तो दे दीजिए, इतना अधिकार तो दे दीजिए मेरे भाई कि एक महिला जो पैनल में बैठी है वो बोल पाए। बाकी तो आप अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, अजय वर्मा, ठीक है अजय, मैं आती हूँ, मैं चलिए आती हूँ आपके पास में, मैं आती हूँ अजय वर्मा। चलिए चुनाव में ताल ठोक रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में? आपके नेता जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी आजकल तो वो भी इधर उधर हैं, कोई नजर नहीं आता। पूजा जी, हर जिले में, हर प्रदर्शन में, हर धरने पर चैनल दिखाते हैं, आप देखते हैं, उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के लोग हर मुद्दे पर साथ मिल रहे हैं। दुबके हुए तो ये सरकारी लोग हैं जो प्रदेश में जिसकी सरकार है, ये चिन्मयानंद स्वामी के शिष्यों की सरकार, ये कुलदीप सिंह सेंगर के सहयोगियों की सरकार, ये आसाराम बापू के शिष्यों की सरकार, ये सुरेंद्र सिंह विधायक के बिगड़े बोल की सरकार, ये बांदा के एक चेयरमैन बीजेपी की ने ये कहा, कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात है कि बेटियां खेत में जाती हैं और गन्ने के खेत में अपने आप पहुंच जाती हैं। शर्म नहीं आई? एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी की मानसिकता और बीजेपी के विधायकों के बोल और बीजेपी के नेताओं के बोल कि बेटी के प्रति, व्यापार के प्रति, रोजगार के प्रति, युवा के प्रति, प्रदेश की आर्थिक हालात के प्रति, प्रदेश की बिजली के प्रति, प्रदेश की महंगाई के प्रति वो कितनी जागरूक है। ये केवल अपना पॉलिटिकल विंडेक्टर, पॉलिटिकल इंजेक्टर चलाते हैं, ऐसे लोगों को बैठाकर जो बात करते हैं कि साहब डीपी यादव कहाँ है, अरे स्वामी चिन्मयानंद कहाँ है, साधु के वेश में महिलाओं से बलात्कार, साधु के वेश में महिलाओं से अत्याचार, विधायक जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर महिलाओं से बलात्कार, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है?
बड़े और ये दूसरों से सवाल करते हैं। सबसे बड़े इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके बयानवीर, आज तक इनका कोई बयानवीर हाथरस की इस बेटी के न्याय पर, जिसके शव को एक हत्या करी और फिर शव को जलाकर दूसरी हत्या करी, कहाँ थी वो स्मृति ईरानी, कहाँ है वो मेनका गांधी, कहाँ है इनके वो आत्रा पात्रा। मेरा कहने का मकसद ये है, ये महिलाओं की संवेदनाओं से परे की सरकार, ये बेरोजगार की संवेदनाओं से दूर की सरकार, ये व्यापारियों की संवेदनाओं से दूर की सरकार, ये किसानों की हत्यारी सरकार आखिर क्या चाहती है? किस मोड पे? केवल चुनाव। ये कोविड में लोग मरवा दिए, कोविड की इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। अगर कोई सीएमओ, कोई डीएम, कोई पूर्व आईएएस, कोई पत्रकार, कोई नेता सवाल पूछता है, उसके खिलाफ मुकदमे लगा देंगे, उस पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा कर देंगे। और पूजा जी, आपने देखा नहीं इस तरह से हाथरस की उस बेटी के उसमें सारे चैनलों पर तानाशाही लागू करके ब्रिटिश शासन की याद दिलाई थी कि ब्रिटिश शासन में किस तरह से अंग्रेज रोकते थे, चैनलों को रोकते थे। इन्होंने जाने नहीं दिया। चैनल की बेटियों ने, जब सारे चैनल की बेटियों ने वहां न्याय के लिए मांग करी, पुलिस से लड़े, अफसरों से लड़े। डीएम का व्यवहार कितना निंदनीय था, उसका ट्रांसफर नहीं, उसको सस्पेंड नहीं, उसको बर्खास्त नहीं, केवल खाना पूर्ति कर दी एसपी और 5 पुलिस वालों को करके, इसलिए कि सरकार फेस सेविंग करना चाहती। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, सरकार महंगाई के मुद्दे पर, सरकार कोविड के मुद्दे पर फेस सेविंग करती है और ध्यान भटकाती है मुद्दों से लोगों का। प्रदेश कंवर साहब जवाब देंगे, आपके बहुत सारे आरोप है। कंवर साहब जवाब दीजिएगा, इतने सारे आरोप हैं, आप तानाशाही रवैया अपनाते हैं। चिन्मयानंद कहाँ है पूछ रहे हैं, कुलदीप सेंगर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कैसे बचेंगे आप इन लोगों से जिन्होंने जो कह रहा है कि नुकसान पहुंचाया सरकार की छवि को? हमारा जो भी कानून को जो अपने हाथ में लेगा, जो गलत करेगा उसकी सजा जो है जेल के पीछे होगा। और इनके जितने नेताओं ने गलती करी थी, जितने घोटाले किए थे, इनकी सरकार ने खुद उनको जेल भेजा था। इनका तो विश्व रिकॉर्ड है भाई, सेंचुरी पार कर चुके हैं ये तो घोटालों में। इन्होंने तो देश का पैसा बाहर भिजवा दिया भाई, विदेशों में भिजवा दिया। ये हवाला कांड कहां से चालू हुआ? ये हवाला इनकी देन है भाई। हवाला तो आपने खोलनी थी सत्ता पर काबिज होने से पहले, तो आपने कहा था कि स्विस बैंक में किस किस के खाते हैं, सबके नाम उजागर होंगे। तो क्यों नहीं हो पाया आज तक वो नाम उजागर? क्यों नहीं की कार्रवाई? कांग्रेस के राजकुमार और उनकी माता श्री दोनों ही दोषी हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे है। पहली बार ये आप देखिए कि आप देखिए कितना बड़ा जो आवाम का पैसा था वो ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया। और कितने घोटाले उन्होंने किए हैं, आज भी वो हाईकोर्ट से जमानत पे है। राजकुमार कांग्रेस कहलाते हैं, जमानत पे। आप ये बताइए कि इनके क्या भ्रष्टाचार की जन्नी कौन है? वही भ्रष्टाचार की जन्नी जो कांग्रेस थे 23 साल बेहाल थे, उन्होंने समाजवादी से गठबंधन किया, उन्होंने बहुजन भ्रष्टाचार के जन्नी आपकी पार्टी, और आज आप ही बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं। खाद्यान्न घोटाला, मैं कितने घोटाले प्रदेश के गिनाने शुरू करता हूं अभी आपको। आप कहेंगे कि क्या हाल है, ये क्या हो रहा है? खाद्यान्न घोटाला, पंजीरी घोटाला, और अभी पशुपालन में जो घोटाला हुआ, क्या इन सब मुद्दों से उपचुनाव को जीता जा सकता है? नहीं। कंवर साहब, ये कहना कि भ्रष्टाचार की जननी ये पार्टी, क्या इन सब मुद्दों को लेकर उपचुनाव में आप विपक्ष को घेरेंगे? नहीं। देखिए, आवाम का पैसा खाया नहीं, आवाम का पैसा खाया, कांग्रेस ने आवाम का पैसा खाया। भी खराब है, नियत भी क्या खराब है। वाकई कंवर साहब आज ये मुद्दे हैं? आज तो आपको नहीं लगता कि हाथरस कांड ने विपक्ष को ताकत देने का काम किया? आप ये नहीं मानते क्या? हाथरस कांड में जो अधिकारी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और हम चाहते हैं जो पीड़ित परिवार उसको न्याय मिले। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको नहीं लगा कि शुरुआती दौर में सरकार बैकफुट पर आ गई और विपक्ष एकदम फ्रंट फुट पर था? जिस तरीके से लगातार उस दौरान में सरकार की किरकिरी हो रही थी, खूब फजीयत हो रही थी, बाद में क्या हुआ उस पर नहीं जा रही, लेकिन जो पहले हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष को उससे तो फायदा मिला? एक पीड़िता के लिए इंसाफ मांगना, न्याय मांगना विपक्ष के लिए मजबूती साबित करने वाला हुआ, और यही वजह रही कि आज बार बार आप लोगों को विपक्ष को घेरना पड़ रहा, वरना आप तो कहते थे कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। कंवर साहब, लाशों पर राजनीति कैसे करी जाती है उसकी ट्रेनिंग सोनिया गांधी जी ने। वंशराज फटाफट से 10 सेकंड, वंशराज आपके पास जल्दी। कांग्रेस ने करी, हमेशा और आज भी कर रही है।
वंशराज जल्दी न्याय के की पास बात वक्त नहीं नहीं है, करते, जल्दी से। पूजा जी, इस बात को हमको याद रखना होगा कि देश और प्रदेश जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जिसके पास 2 रोटी थी उसने 1 रोटी बगल वाले को देने का काम किया कि ताकि कोई भूखा न रहे। लेकिन इस वैश्विक महामारी में योगी बाबा ने जो एक तरीके से घोटाला किया है ऑक्सीमीटर को लेकर, थर्मामीटर को लेकर, संतान में दलाली खाने का जो काम किया योगी बाबा ने, जनता उसको भूली नहीं है। चलिए मैं आ रही हूँ। प्रेम जी फटाफट, आपके पास वक्त नहीं, प्रेम जी फटाफट से मांग कमेंट जल्द, प्लीज प्रेम जी पूजा फटाफट जी, इस उपचुनाव में जो जितनी सारी बातें हो रही हैं एंटी इनकम्बेंसी की, जनता की जो नाराजगी है अलग अलग मुद्दों पे दिखी है, वो उपचुनाव में दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये देखने वाली बात है। कौन सी पार्टी पर विश्वास जनता जताती है, अगर सत्ताधारी दल से नाराज है तो ये भी देखने वाली बात होगी, ये महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अग्नि परीक्षा है सत्ता पक्ष की भी और ये अग्नि परीक्षा है विपक्ष की भी, क्योंकि विपक्ष जितनी आप देखिए आक्रामकता के साथ में मुद्दों को उठा रहा है, क्या वो आक्रामकता उनके लिए जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश वासी हैं, क्या दिल में जगह बना पाने के लिए कारगर साबित होगी? बड़ा सवाल ये। खैर नतीजे भी 10 तारीख को आएंगे नवंबर को, तब साफ हो जाएगा कि कौन कितनी मजबूती में। लेकिन फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।